नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से करीब 120 मिनट बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की ही बात करेगी, नरेंद्र मोदी को ही सुनेगी, नरेंद्र मोदी को ही देखेगी। मोदी किस किस से मिलेंगे, कितनी देर तक मिलेंगे, किस किस से हाथ मिलाएंगे, किन किन कागजों पर दस्तखत करेंगे, अगले 72 घंटों में मोदी के एक एक मिनट सबसे बड़ी खबर बनेंगे। सोचिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से अमेरिका की किस्मत बदलेगी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका डिफॉल्ट होने वाला है और आज मोदी से मिलने के लिए अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन लगाकर खड़े हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर वेलकम मोदी वाले बड़े बड़े बिलबोर्ड लग गए हैं। मोदी वॉशिंगटन के जिस एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरेंगे, वहां अभी से ही हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। व्हाइट हाउस में भी मोदी के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। मोदी क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, अमेरिका में क्या क्या करेंगे, मोदी के एक एक मूव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत का दोस्त भी मोदी के मिनट टू मिनट काउंट कर रहा है, दुश्मन भी हर एक चीज नोट कर रहा है। अमेरिका से क्या बड़ी खबर आने वाली है, वहां हलचल कितनी तेज है, इस डिप्लोमेटिक खबर को सरल अंदाज में आपको समझाते हैं। मोदी की नई पावर रैंकिंग क्या है? देश में मोदी पॉपुलर हैं, क्या अमेरिका में भी मोदी का ही असर, मोदी का ही फीवर है? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिस्ट में भारत को कितने पॉइंट्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली? जवाब इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। द इकोनॉमिस्ट कह रहा है, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर तो मोदी ही है। वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है, बाइडेन ने तो मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दी है। इंटरनेशनल सर्वे कह रहा है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में भारत भी है। दिल्ली से मोदी के टेक ऑफ करते ही कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए। नंबर 1, इस हफ्ते की अप्रूवल रेटिंग में 75% के साथ मोदी पहले स्थान पर बने हुए हैं। नंबर 2, अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज पर मोदी का इंटरव्यू छप गया। अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने दुनिया को साफ मैसेज दिया और कहा कि भारत का टाइम आ गया है, ग्लोबल लेवल पर भारत का रोल बढ़ गया है। चीन पर भी मोदी ने दो टूक बातें कही, जिनपिंग को हद में रहने की सलाह दे दी। रूस को भी यह कहकर क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि विवादों का हल कूटनीति और बातचीत से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। और लगे हाथों मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का एजेंडा भी उठा लिया। यानी साल की सबसे बड़ी और वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली मुलाकात से पहले मोदी ने भारत के लिए ग्लोबल ऑर्डर का एजेंडा सेट कर दिया और इससे सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी है। इधर मोदी अमेरिका की ओर निकले, उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कार्टून छापकर ताना मारा कि अमेरिका भारत और चीन दोनों को आपस में लड़ाना चाहता है, माहौल बिगाड़ना चाहता है। यह कुछ और नहीं, चीन का प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसमें उसका सरकारी मीडिया हथियार है। मकसद मोदी पर प्रहार है। मोदी पर यह प्रहार क्यों हो रहा है? ताकतवर भारत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करता भारत और भारत के प्रधानमंत्री चीन जैसे देशों को फूटी आंख क्यों नहीं सुहा रहे? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। मोदी के वेलकम के लिए बाइडेन को क्यों करनी पड़ी 6 महीने एडवांस में प्रिपरेशन? मोदी अमेरिका आएंगे, डिनर में क्या खाएंगे? स्टेट डिनर के लिए कितने महीने पहले अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने फाइनल किया मेन कोर्स? इस बार अमेरिका में ऐसा क्या क्या होगा जो भारत के किसी पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में कभी नहीं हुआ? इस बार मोदी के अमेरिका दौरे को आखिरकार क्यों कहा जा रहा है पीएम मोदीज फर्स्ट स्टेट विजिट टू यूएस? आखिर क्या होता है स्टेट विजिट का महत्व और क्यों इसे दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है? मोदी का अमेरिका दौरा 9 साल में सबसे बड़ा और सबसे अलग क्यों है? आज हम एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। इससे आपको इंटरनेशनल स्टेज पर मोदी के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लग जाएगा। पहला सवाल यह है कि मोदी के अमेरिका विजिट को प्रधानमंत्री का पहला स्टेट विजिट क्यों कहा जा रहा है, जबकि वो इससे पहले कई बार अमेरिका जा चुके हैं।
अब इसका जवाब देखिए। ये मोदी का पहला ऑफिशियल स्टेट विजिट है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनवाइट भेजकर मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। स्टेट विजिट में आमतौर पर अलग अलग सेरेमनी होती है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस में आने वाले मेहमान के लिए डिनर होस्ट करती हैं, जिसे स्टेट डिनर कहा जाता है। अमेरिका उन्हीं देशों के राष्ट्राध्यक्षों को स्टेट विजिट के लिए इनवाइट करता है जिन्हें वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है, और इस केस में बाइडेन ने मोदी को यह सम्मान दिया है। व्हाइट हाउस ने 10 मई को मोदी के विजिट की घोषणा की थी, और अमेरिका में ऐसे स्टेट विजिट की तैयारियां और प्लानिंग 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। यानी 2023 की शुरुआत में ही बाइडेन ने मोदी के वेलकम की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका के स्टेट गेस्ट के तौर पर जाने वाले राष्ट्राध्यक्षों को प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस, जिसे ब्लेयर हाउस कहा जाता है, वहां ठहराया जाता है। मोदी के स्टेट विजिट के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में उनका स्वागत करेंगे, और इस दौरान मोदी को 7,000 भारतीय मूल के अमेरिकियों की मौजूदगी में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मेगा सेरेमनी से ठीक पहले अमेरिका से जैसे रिएक्शन आ रहे हैं, उन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि मोदी का यह अमेरिका दौरा इतना हिस्टोरिकल क्यों है। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हूँ। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने लिए। आई लव मोदी, मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी हैं लोग। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ, और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं। हर बार मोदी सरकार। I love you, USA and India and President Modi, and I'm so excited for it to come to America. पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, और आज योगा डे का भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमने कहा नीचे देखकर आते हैं क्या चल रहा है। बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो लोग, प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नेम बनाया है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है, और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत में बैठा एंटी मोदी ब्रिगेड मंगलवार सुबह से ही प्रधानमंत्री के अमेरिका विजिट के खिलाफ विवादित टेक्स्ट फैला रहा है। अलग अलग टाइमलाइंस पर मोदी को डर लगता है वाला पोस्टर घुमा रहा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, कांग्रेस की प्रवक्ताओं के ट्विटर हैंडल्स पर ऐसे पोस्टर्स की भरमार है। देश के भीतर और देश के बाहर से हैशटैग मोदी नॉट वेलकम पर ट्विटर स्टॉर्म लाया जा रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर मोदी नॉट वेलकम वाला पोस्टर लहराया जा रहा है। अमेरिका में रहते हुए राहुल ने भारत में लोकतंत्र खतरे में है का जो नैरेटिव दिया, कौन सी विदेशी ताकतें उसे कैसे मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, डिटेल्स आगे देंगे। मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि मोदी के ऐतिहासिक स्टेट विजिट से पहले यह बवाल क्यों मचाया जा रहा है। अमेरिका में किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के स्टेट विजिट को रेयर यानी दुर्लभ कहा जाता है। अमेरिकन डिप्लोमेटिक पॉलिसी के मुताबिक वहां का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान 4 साल में सिर्फ एक बार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को स्टेट विजिट के लिए इनवाइट कर सकता है, और इस बार बाइडेन ने यह सम्मान मोदी को दिया है। यूं तो अमेरिका टूर पर जाने वाले किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष अमूमन ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल वर्किंग विजिट, गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट विजिट या प्राइवेट विजिट पर जाते हैं, जिसमें सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। इससे पहले 2014 में मोदी तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के इनविटेशन पर वर्किंग विजिट पर अमेरिका गए थे। 2016 में उस वक्त के उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन ने मोदी को इनवाइट किया, तो वो मोदी का वर्किंग लंच था। 2017 में मोदी ऑफिशियल वर्किंग विजिट पर अमेरिका गए, और 2019 में हाउडी मोदी इवेंट के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी की मेजबानी की थी। लेकिन बाकी तमाम विजिट्स की तुलना में स्टेट विजिट का महत्व तो सबसे ज्यादा है, और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, मोदी के स्टेट विजिट से अमेरिका के नागरिकों में भारत के प्रधानमंत्री और भारत को लेकर उत्सुकता बढ़ेगी। नंबर 2, दुनिया भर के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मोदी के विजिट को गहराई से डिकोड करेंगे। और नंबर 3, दुश्मन देश मोदी के इस विजिट पर पैनी नजर गड़ाकर बैठे होंगे। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर
अमेरिका के दौरे पर हैं बहनों भाइयों, और आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत के वह पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो दूसरी बार, सेकंड टाइम, वहां की ज्वाइंट पार्लियामेंट कांग्रेस और सीनेट दोनों को एक साथ एड्रेस करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को तालियां बजाकर प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करना चाहिए। और यही कारण है, आपने देखा होगा, दुनिया के किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहकर पुकारता है, और दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का भी प्रेसिडेंट यही कहता है कि आप ग्लोबली इतने पॉपुलर हैं कि आपका ऑटोग्राफ लेने की हमारी इच्छा होती है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के सभी देशों में जब संकट की स्थिति पैदा हुई है उस समय सहयोग किया है, तो उसके कारण ही पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनका पैर टच करके उनका आशीर्वाद ठीक करते हैं। इसे मैं केवल प्राइम मिनिस्टर का रिस्पेक्ट नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे भारत और भारतवासियों के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट क्या है, इस रूप में देखता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल में स्टेट विजिट से सम्मानित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ही क्यों चुना। इसकी एक पॉलिटिकल वजह भी है और इसमें मोदी की पॉपुलैरिटी भी है। मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिकन एजेंसी ने जो अप्रूवल रेटिंग जारी की, उसमें मोदी न सिर्फ पहले स्थान पर हैं, बल्कि बाइडेन से कहीं ऊपर हैं। रही बात पॉलिटिकल वजहों की, तो इस वक्त इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ इमिग्रेंट ग्रुप है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में इस वोट बैंक ने बड़ी संख्या में वोट डाले। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 74% इंडियन अमेरिकन वोटर्स ने ट्रंप के मुकाबले बाइडेन को चुना था। बाइडेन इस वोट बैंक को भी मजबूत रखना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी पार्टनरशिप मजबूत चाहते हैं, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले आधे से ज्यादा इंडियन अमेरिकन बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अप्रूव करते हैं। इसे आप देश के भीतर और देश के बाहर मोदी का फीवर भी कह सकते हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि देश के भीतर और देश के बाहर बैठे मोदी के दुश्मन न मोदी की लोकप्रियता पचा पा रहे हैं और न ही वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई साख को पचा पा रहे हैं। इसीलिए स्टेट डिनर से पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में भारत विरोधी ओपिनियन पीस की लाइन लग गई है। मोदी द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में यह कहें कि वो आजाद भारत में पैदा हुए देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो विरोधियों को इससे दिक्कत है। मोदी अमेरिका जाकर डिफेंस डील करें, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो विरोधियों को उसमें भी दिक्कत है। किसी विदेशी जर्नल को कभी भी इस तरह का इंटरव्यू देना उचित नहीं था उनका, क्योंकि ठीक है, नेहरू के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति, लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति, राजीव जी के प्रति आपके मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या द्वेष है, ये आप हर जगह जाहिर करते रहते हो अपनी नफरत। नहीं, कभी उन्होंने बात नहीं कहा, और उन्होंने जो कहा उससे मुझे आपत्ति है और मेरा सर संसद रुक जाता है। कल ये बहुत बड़े इवेंट वाले हैं, अब प्रधानमंत्री के देश की तुलना इवेंट मैनेजर से या इवेंट करने वाले से करना बाइडेन साहब ठीक नहीं था। प्रतिवाद होना चाहिए था, नहीं हुआ। उनको ये अच्छा लगता है, शायद कहीं बाइडेन साहब के मन में वो कड़वाहट है। जब चुनाव चल रहा था तो मोदी साहब ने नारा लगाया था, अगला राष्ट्रपति ट्रंप, अगली सरकार ट्रंप सरकार। ये हमारी विदेश नीति जो स्थापित है उसके खिलाफ है। हम किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और चुनाव में तो बिल्कुल भाग नहीं लेते। अब आप तो ट्रंप सरकार को जिताने वहां चले गए, ट्रंप चले गए, अब बाइडेन साहब से यही सब सुनिए कि आप इवेंट मैनेजर। प्रधानमंत्री अब जा रहे यूरो में, अमेरिका में, तो मैं उनको भी कहूंगा, जैसे योगा डे के लिए आपने एक वहां काम किया है योगा डे घोषित करने के लिए, वैसे वर्ल्ड ट्रेड डे को भी आप घोषित करने के लिए यूरो को बताइए, बोलिए हमारे देश में कैसी कैसी गद्दारी चल रही है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, अच्छी बात है, पर प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है, इस बार जब आप अमेरिका से लौटे तो आते ही या रास्ते में हवाई जहाज के अंदर सभी प्रेस वालों को बुला के एक प्रेस वार्ता करिएगा और बताइएगा कि आपके इस अमेरिका के दौरे से देश ने क्या पाया। प्रेस वार्ता करिएगा प्रधानमंत्री जी। ये मन की बात से अब देश उब चुका है,
अब आपको देश की और देश के पत्रकारों के मन की बात सुननी पड़ेगी और उनके मन की बात के सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। अमेरिका में मोदी 72 घंटे में 10 कार्यक्रम करेंगे। न्यूयॉर्क में मोदी लगभग 24 दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इनमें नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर और बिजनेसमैन शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो टेस्ला के को-फाउंडर एलन मस्क और मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट यानी खगोल शास्त्री नील डिग्रास टाइसन से भी मिलेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, अमेरिका में मोदी के 72 घंटे शुरू नहीं हुए। मोदी के दुश्मनों ने एक एक घंटे का हिसाब किताब मांगना अभी से शुरू कर दिया है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इकोसिस्टम मोदी से भी जलता है और भारत की तरक्की से भी जलता है। मोदी जी ने किस दृढ़ता के साथ भारत की किस क्षमता को किस रूप में आकर स्थापित करके रखा, और संयोग से योग दिवस पर इस बार स्वयं प्रधानमंत्री जी अमेरिका में होंगे। और वहां से मैं कहता हूं कि जब 170 से अधिक देशों में 21 जून को सारे लोग योग करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि व्हाट ए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट इंडिया एंड इंडियननेस इज हैविंग not only on the various countries of the world, even to the every individual in the various countries of the world. भारत का कैसा सकारात्मक प्रभाव है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात को दिखाता है। और यह प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता की वजह से भारत की यह क्षमता आज प्रखर रूप में विश्व के सामने स्थापित है। आज हम आपको एक ऐसा आंकड़ा बताएंगे जिसे सुनकर 23 जून को पटना में मिलने वाले सारे मोदी विरोधी चकरा जाएंगे। यह आंकड़ा आ रहा है यूपी से, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से। ममता बनर्जी ने पटना आने का कंफर्मेशन दे दिया है। ममता एक दिन पहले ही आएंगी और लालू यादव से 1-to-1 मीटिंग करेंगी। लेकिन कांग्रेस को लेकर ममता का एग्रेशन जरा भी सॉफ्ट नहीं हुआ। केजरीवाल ने कांग्रेस को घेरने का अलग प्लान बना लिया है और अखिलेश तो कांग्रेस की लीडरशिप को कोई भाव ही नहीं दे रहे। यह सब तब हो रहा है जबकि पटना की मीटिंग स्टार्ट होने में 40 घंटे भी नहीं बचे हैं। क्या 24 में विपक्ष के बॉस राहुल गांधी नहीं होंगे? नए सियासी संकेत क्या हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अपना अपना झंडा, अलग अलग एजेंडा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तेईस जून को 20 पार्टियों के 25 नेता पटना में जमा होंगे तो सबकी सोच अलग होगी। 24 से पहले 23 का ये आखिरी चांस है। सारे नेता कुछ न कुछ हासिल कर लेने की कोशिश में हैं। केजरीवाल पटना पहुंचेंगे तो दिल्ली के अध्यादेश पर बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बीजेपी से पहले कांग्रेस को घेरेंगे। कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। अखिलेश यादव पटना जाएंगे तो राहुल गांधी या नीतीश कुमार को अपना लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अखिलेश यादव मोदी विरोधियों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश की लाइन क्लियर हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए बड़े दिल वाले दल सपा का साथ दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शर्तों के साथ पटना पहुंच रही हैं। ममता की एक ही कंडीशन है, सीपीएम जिसके साथ होगी उससे दीदी की दुश्मनी होगी। পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করব তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। उद्धव ठाकरे पटना आएंगे तो मोदी के नाम का हवा दिखाएंगे। जो बात केजरीवाल कहते हैं वही बात घुमा फिराकर उद्धव ठाकरे दूसरे तरीके से कहते हैं। नाव त्यांनी चोरलं, पक्ष चोरला, कागदावरती असं काय ना वाटतंय?
माझे वडील चोरायला निघाले होते. पटना में संयुक्त विपक्ष का कोई सर्वमान्य नेता नहीं चुना जाएगा. टूटा बिखरा विपक्ष संयुक्त हो जाए वही बहुत है. दक्षिण के सबसे बड़े सूबे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का पटना पहुंचना अभी सस्पेंस में है. नीतीश कुमार स्टालिन से मिलने चेन्नई जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टिकट कैंसिल करा दिया गया. मायावती को नीतीश कुमार ने पटना आने का न्योता ही नहीं दिया, इसलिए मायावती ने लखनऊ में अपनी अलग मीटिंग बुलाई है. मायावती की मीटिंग में क्या होगा ये आगे बताते हैं. पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात सुनाते हैं. मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है. ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है. इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है. केंद्र सरकार के एक अध्यादेश से दिल्ली की सर्विसेज पर केजरीवाल का कंट्रोल नहीं रहा. दिल्ली पुलिस पहले से केंद्र के नियंत्रण में है. केजरीवाल को लगता है कि वो तो बस नाम के मुख्यमंत्री रह गए. उनसे 10 गुना ताकत तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की है. केजरीवाल सभी राज्यों को मोदी का डर दिखा रहे हैं. मुझे नहीं बचाओगे तो मोदी आ जाएगा और राज्यों के सारे अधिकार अपने पास ले लेगा. अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल और खरगे के साथ मीटिंग का केजरीवाल का एप्लीकेशन 24 अकबर रोड में अब तक का अनअटेंडेड है. न तो कांग्रेस के किसी नेता ने केजरीवाल से मुलाकात की, न अध्यादेश पर उन्हें समर्थन का कोई भरोसा दिया. इसलिए केजरीवाल चाहते हैं पटना में सबसे पहले अध्यादेश पर बात हो और सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस से सवाल पूछें. इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए. केजरीवाल ने वो बात कह दी जो विपक्ष के तमाम नेताओं के जहन में है. पटना जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? राहुल से हाथ मिलाएंगे तो उनका क्या फायदा? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ जाने में कोई फायदा नहीं दिखता. वजह बहुत सिंपल है. यूपी में कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा. 2019 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस 67 पर लड़ी और 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई. 19 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को 6% वोट मिले, जो 2022 के विधानसभा चुनाव तक आते आते 2% रह गए. कुल मिलाकर एक सांसद और एक विधायक. यूपी में यही कांग्रेस की ताकत है. राहुल गांधी की इतनी सी पार्टी और इतने नखरे. इसलिए अखिलेश अपनी लीडरशिप चाहते हैं. मायावती अलग तैयारियों में लगी हैं. बुधवार को लखनऊ में बसपा की मीटिंग होगी जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा. मायावती इस मीटिंग में देश और प्रदेश के बदलते सियासी हालात पर चर्चा करना चाहती हैं. 2019 के चुनाव में बसपा को यूपी में 19.4% वोट मिले थे और उसके 10 सांसद चुने गए थे. सपा को 18.1% वोट मिले थे और उसके 5 सांसद चुने गए थे. मायावती को अब भी लगता है कि यूपी में उनकी पार्टी सपा से बड़ी है. अखिलेश यादव ने बड़े दिलवाले की बात की, लेकिन फिलहाल यूपी में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो बड़ा दिल दिखाकर अखिलेश को नेता मान ले. हाल यह है कि 1.25 साल पहले तक अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने वाले नेता भी साथ छोड़ चुके हैं. क्या ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी होने को तैयार हैं? वो तो खुद बोल चुकी हैं कि जब तक कांग्रेस सीपीएम से अलग नहीं होगी हम कुछ नहीं साथ चलेंगे. क्या अखिलेश यादव मायावती को स्थान देने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को, जदयू को उत्तर प्रदेश में स्थान देने को तैयार हैं? क्या महाराष्ट्र में नीतीश बाबू को शरद पवार आ रहे हैं तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे नीतीश बाबू को 1-2 सीट भी देने को तैयार हैं? तो क्या मतलब है इसका? और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है
इस पूरे 23 की बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही हैं। यूपी 80 सीट, बिहार 40 सीट, बंगाल 42 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, तमिलनाडु पुडुचेरी 40 सीट और दिल्ली पंजाब 20 सीट, कुल मिलाकर 270 सीट। पटना में 7 राज्यों की 270 सीटों पर डिस्कशन प्लान्ड है। अगर सब कुछ सही रहा तो 270 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन के 270 कैंडिडेट उतारे जाएंगे, जो बीजेपी से 1-on-1 फाइट करेंगे। ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार, 3 रीजनल पार्टियों के 3 नेताओं ने यह आइडिया दिया। आइडिया तो आ गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस इक्वेशन का कोई अता पता नहीं। पहला एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का है। सपा अलग, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, ओवैसी की पार्टी अलग। विपक्ष के महागठबंधन का कहीं अता पता नहीं है। कोई गठबंधन अगर शेप ले रहा है तो वो है एनडीए का गठबंधन, यानी जिनको जुड़ना था वो अलग अलग हैं और विपक्ष को जिनसे लड़ना था वो एक हो गए। ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है, अपने नागरिकों को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की सामर्थ्य रखता है, एक नई दृष्टि उन्हें प्रदान करता है। और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब हम कार्य करते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि वास्तव में बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन क्या होता है ये यूपी में दिखता है। मोदी पावर से योगी की सरकार चलती है और योगी पावर से 80 सीटों की गारंटी मिलती है। राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। धामों का विकास कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। दूसरा एग्जाम्पल बंगाल का है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन ममता बनर्जी भी बनाना चाहती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। तृणमूल की सीपीएम से दुश्मनी है, सीपीएम का कांग्रेस से अलायंस है। कांग्रेस को लेफ्ट के साथ रहना है, लेकिन बंगाल में ममता जरूरी है। बीजेपी से लड़ना है तो सबको हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन ममता को किसी भी कीमत पर लेफ्ट से हाथ मिलाना मंजूर नहीं। बंगाल के पंचायत चुनावों में जमकर हिंसा हो रही है। पहले तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते थे, इस बार कांग्रेस और तृणमूल के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। पंचायत चुनावों को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए हाईकोर्ट ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने का ऑर्डर दिया तो ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का केस थोड़ा अलग है। वहां महाविकास अघाड़ी के नाम से एक मजबूत गठबंधन मौजूद है। पवार की पार्टी, ठाकरे की पार्टी और राहुल की पार्टी के बीच सीटों के तालमेल का एक फॉर्मूला भी बना हुआ है। महाराष्ट्र की 48 सीटों का फॉर्मूला अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो फॉर्मूला 16-16-16 का हो सकता है, यानी 16 सीटों पर एनसीपी, 16 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और 16 सीटों पर कांग्रेस। अभी तो उद्धव ठाकरे मोदी का हव्वा दिखाकर राजनीति कर रहे हैं। ठाकरे की शिवसेना ने गद्दार दिवस मनाया, नाम एकनाथ शिंदे का लिया गया, निशाना नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। 1 वर्ष होईल उद्या गद्दारीला। या एका वर्षामध्ये आपलं नाव त्यांनी चोरलं, पक्ष चोरला कागदावरती, असं काय ना वाटतंय? माझे वडील चोरायला निघाले होते, म्हणजे आज उद्धव ठाकरेला काय किंमत आहे?
पण तरी अमित शहाला महाराष्ट्रात यावं लागतं आणि भाषणामध्ये सातत्याने उद्धव ठाकरेचा जाप करावा लागतो। पिछले साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और शिवसेना के विधायक मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए थे। संजय राउत ने यूएन जनरल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस मनाने का अनुरोध किया है। फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, योगा डे होता है, लेकिन इस विश्व में इतने बेईमान लोग भी पैदा होते हैं। वो अपना समाज और राजनीति का एक हिस्सा भी है। तो उनको स्मरण करने के लिए पूरे विश्व को ये गद्दार हो गए थे या गद्दार है, तो वर्ल्ड ट्रेटर डे, अंतर्राष्ट्रीय बेईमान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस, ये मनाने की इजाज़त होनी चाहिए। विश्व के सबसे बड़ी गद्दारी आज के दिन महाराष्ट्र में हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 लोगों ने बेईमानी की, गद्दारी की, वो इतिहास जो है पूरा काला चिट्ठा आपके सामने है। पॉलिटिक्स में सारा खेल परसेप्शन का है। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स मोदी के बारे में लोगों का परसेप्शन बिगाड़ने की है, तो फडणवीस ठाकरे की शिवसेना के बारे में अलग परसेप्शन बनवा रहे हैं। शिंदे सरकार ने बीएमसी में घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, जिसका नेतृत्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर करेंगे। बीएमसी में ठाकरे सेना का राज रहा। सीएजी की रिपोर्ट में 12,500 करोड़ के घोटाले की बात है। सीएजी रिपोर्ट के बाद एसआईटी का गठन हुआ है। एवढंच केवळ लक्षात ठेवा, सूर्याकडे थोबाड करून थुंकलं, थुंकी स्वतःच्या चेहऱ्यावर पडते, तसं मोदीजींकडे वर पाहून थुंकण्याचा प्रयत्न करू नका, तुमच्या चेहऱ्यावरती थुंकी पडते आहे। पण बंधू भगिनींनो, आता यांचा पर्दाफाश करायचं ठरलंय। आजच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींनी या ठिकाणी मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये सीएजीच्या रिपोर्टमध्ये आलाय। यूपी में आज एक बार फिर योगी का बुलडोजर चला। 10 दिन में तीसरी बार योगी के गढ़ गोरखपुर में माफिया पर एक्शन हुआ। पहले अजीत शाही, फिर विनोद उपाध्याय और आज राकेश यादव। गोरखपुर प्रशासन ने आज माफिया राकेश यादव का 5 करोड़ का मकान मिट्टी में मिला दिया। राकेश यादव की क्राइम कुंडली समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। योगी के उत्तर प्रदेश में माफिया की शामत। गोरखपुर का माफिया योगी ने मिट्टी में मिला दिया। योगी का ऑर्डर, राकेश यादव के घर पर चला बुलडोजर। हत्या के प्रयास, जबरिया वसूली, धमकी, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, कुल मिलाकर 52 मुकदमे। यूपी का 61वां और गोरखपुर का टॉप 10 माफिया राकेश यादव। योगी की पुलिस और गोरखपुर के प्रशासन ने आज एक और माफिया की सत्ता को जमींदोज कर दिया। गुनाहों की दीवार पर खड़े माफिया राकेश यादव के अपराध महल को मिट्टी में मिला दिया। गुलरिहा की झुग्गियों में रहने वाले माफिया राकेश यादव का आतंक गोरखपुर के अलावा संत कबीर नगर, महाराजगंज और आजमगढ़ जिले तक था। इसी महीने माफिया राकेश यादव ने गोरखपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। राकेश यादव पर यूपी के अलग अलग जिलों में 52 मुकदमे चल रहे हैं। आज गोरखपुर जिला प्रशासन ने गुलहरिया थाना इलाके में बने राकेश यादव के करीब 4.5 करोड़ के मकान पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन का दावा था कि माफिया ने बिना नक्शा पास कराए मकान खड़ा किया था, इसीलिए अब माफिया के इस महल को जमींदोज कर दिया गया।
ये जीडीए द्वारा ये कार्रवाई कराई जा रही है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। कितने मुकदमे दर्ज है राकेश यादव पर? इस पे 52 मुकदमे करीब दर्ज हैं। जनपद से बाहर भी मुकदमे दर्ज है? जी, जनपद से बाहर के भी हैं, कुल मिला के 52 मुकदमे। अभी राकेश यादव कहाँ पे है? इस समय जेल में। अभी गोरखपुर में कितने माफिया पर कार्रवाई हो चुकी है अब तक? जीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पुलिस द्वारा अपने स्तर से अलग से कार्रवाई की जा रही है। जितने भी माफिया हैं सब पे कार्रवाई होगी? जी, निश्चित। इस वक्त उत्तर प्रदेश में माफिया थर थर कांप रहा है। शहर दर शहर योगी का बुलडोजर चल रहा है। गोरखपुर शहर में 10 दिन के अंदर ये तीसरा बड़ा एक्शन है। 12 जून को माफिया अजीत शाही के घर पर बुलडोजर चला था। 17 जून को माफिया विनोद उपाध्याय के घर पर बुलडोजर चला था और आज 20 जून को माफिया राकेश यादव के घर को गिरा दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।